नमस्कार, मैं कुशल पाल एडिशनल डायरेक्टर JPRI। आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं वो जुरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोड से के संबंध में है। जुरिसडिक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि आप अपने डे टू डे लाइफ में भी इसका आप अनुभव करते होंगे, एक्सरसाइज करते होंगे, अलग अलग फील्ड में इसको एक्सरसाइज करते होंगे, चाहे वो फैमिली का मैटर हो या सोशल मैटर हो। फैमिली में भी देखिए, यदि आपको कुछ मामले ऐसे होंगे जिसमें कि आप खुद अपने स्तर पे डिसीजन ले पाते होंगे, उस मामले में आपकी अथॉरिटी होगी। कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जो कि आपके पेरेंट्स जिसके बारे में डिसीजन ले पाते होंगे, उस मामले में आपके पेरेंट की अथॉरिटी होगी। चीज़ वही है, इसको हम लोग लॉ के फील्ड में समझने की जरूरत है। तो जुरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोड की चर्चा हम लोग शुरू करते हैं इसी पृष्ठभूमि में। सेक्शन 9 जो है CPC का, उसमें जुरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोड के बारे में बताया गया है। सेक्शन 9 पे चर्चा करने से पहले ये समझ लें कि जुरिसडिक्शन एक्चुअली है क्या। अलग अलग रूप से इसको डिफाइन करने की कोशिश की गई, लेकिन जो तमाम प्रोनाउंसमेंट आए ऑनरेबल कोर्ट्स के, उससे ये बात निकल के आई कि किसी भी मैटर को सुनने का जो पावर है या सुनने की जो अथॉरिटी है वो जुरिसडिक्शन है कोर्ट का, उसको कोर्ट के जुरिसडिक्शन के रूप में डिफाइन किया गया। जो भी मैटर इन इशू है जिस पे कोर्ट अपना पावर एक्सरसाइज कर सके, जिसको कोर्ट जो है वो एडजुडिकेट कर सके, कोई भी ऐसा डिस्प्यूट जो कोर्ट के सामने आया और जिस पे कोर्ट कॉग्निजेंस ले सके और उस पर अपना एक डिसीजन दे सके और वो सारे पावर एक्सरसाइज कर सके जो उस मैटर के एडजुडिकेशन के लिए आवश्यक है। सपोज कि जैसे कोई एक सूट आता है, आपके वहाँ कोई एक सूट इंस्टीट्यूट हुआ, तो ये बात आएगी कि आपके उस सूट में कोई ना कोई एक इशू होगा, किसी जो भी प्लेंटिफ है उसका कोई राइट इन्फ्लुएंस किया गया होगा डिफेंडेंट के द्वारा, और तभी वो आपके सामने आया, एक सूट उसने फाइल की। अब यहाँ जैसे ही वो सूट फाइल की गई, उसमें एक डिस्प्यूट आपको तय करना होगा, एक डिस्प्यूट आपको पता लगाना होगा उसमें कि एक्चुअली वो डिस्प्यूट है क्या। उस डिस्प्यूट को तय करने के लिए, एडजुडिकेट करने के जो पावर है वो आपका जुरिसडिक्शन हुआ, वो कोर्ट का जुरिसडिक्शन हुआ। उस एडजुडिकेशन में जो भी प्रोसेस अडॉप्ट किए जाने हैं, जो भी प्रक्रिया बताई गई है CPC में, उस प्रक्रिया को एक्सरसाइज करने के लिए भी जो पावर है वो जुरिसडिक्शन के रूप में डिफाइन किया गया। और यही कोर्ट का जुरिसडिक्शन इसी रूप में CPC के सेक्शन 9 में भी डिफाइन किया गया है। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में इसको जो डिफाइन किया गया, अ कोर्ट्स पावर टू डिसाइड अ केस और इशू अ डिक्री, जो जैसी चर्चा अभी की गई वही चीज है कि कोर्ट के पावर के रूप में जुरिसडिक्शन को डिफाइन किया गया कि कोर्ट का ये वो पावर है जिसको यूज करते हुए, जिसको एक्सरसाइज करते हुए वो किसी मैटर को डिसाइड करे या उस मैटर के संबंध में कोई डिक्री पारित करे। एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है महाप्रसाद वर्सेस रमानी मोहन। इसमें ये बात बताई गई, द अथॉरिटी टू डिसाइड अ कॉज एट ऑल एंड नॉट द डिसीजन रेंडर्ड देयर इज व्हाट मेक्स अप द जुरिसडिक्शन। यानी जो किसी मैटर में जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज करते हुए उस मैटर को एडजुडिकेट किया जा रहा है या उसके एडजुडिकेशन का जो पावर है वही जुरिसडिक्शन है, ना कि उस पावर को एक्सरसाइज करते हुए यदि कोई डिसीजन लिया गया तो वो डिसीजन जुरिसडिक्शन के रूप में डिफाइन किया जाए, जुरिसडिक्शन के रूप में उसको माना जाए। सेक्शन 9 के ऊपर हम बढ़ते हैं आगे। जुरिसडिक्शन के इफेक्ट को डील करने के बाद से अब तक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जुरिसडिक्शन आपकी वो अथॉरिटी है, कोर्ट की वो अथॉरिटी है जिसको एक्सरसाइज करते हुए किसी मैटर को एडजुडिकेट किया जाता है और वो सारे पावर कोर्ट एक्सरसाइज करती है जो उस मैटर को एडजुडिकेट करने में या उसको उसमें कोर्ट की एक डिसीजन लेने में, एक फॉर्मल डिसीजन लेने में कोर्ट के लिए आवश्यक है। सेक्शन 9 क्या कहता है इस बारे में, पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ाई के दौरान या एग्जामिनेशन की तैयारी के दौरान भी आप लोगों ने सेक्शन 9 CPC के ऊपर जरूर गौर किया होगा या इसको आपने पढ़ा होगा। इसमें जो बात बताई गई कि सिविल कोड को का जो जुरिसडिक्शन को डिफाइन किया गया इसमें वो ये बताया गया कि द कोर्ट शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हियर इन कंटेन्ड have jurisdiction to try all suits of civil nature,
एक्सेप्टिंग सूट्स ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज आइदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। यहाँ सूट जो है वो सिविल नेचर के सारे सूट के बारे में कोर्ट को जुरिस्डिक्शन दिया गया सेक्शन 9 के माध्यम से। इसमें दो तीन चीजें गौर करने लायक है। जो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हियर इन कंटेंट, ये किसी में एक्सेप्शन बता दिया गया जो सेक्शन 9 में जुरिस्डिक्शन को डिफाइन करने के साथ साथ उसके जो एग्जेम्पशन होंगे उसको भी बता दिया गया कि वो कौन सी परिस्थितियां होंगी जिसमें कि ये सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बार करेगा, भले ही वो सूट जो है वो सिविल नेचर का हो। तो इस चीज को अभी आगे हम लोग जब जुरिस्डिक्शन का पॉइंट हम लोग डील करेंगे तो उसको आगे फिर हम लोग इस चीज को देखेंगे कि आखिर कौन कौन से वो प्रोविजन है जहाँ पे कि भले ही वो सूट जो है वो सिविल नेचर का हो लेकिन वो उसका कॉग्निजेंस कोर्ट नहीं ले सकती या उस मामले में कोई सूट लाई नहीं करेगा। दूसरी जो बात बताएगी, एक बहुत ब्रॉड इसमें इसको दे दिया गया, ओपन कर दिया गया कोर्ट के लिए कि जो भी सूट सिविल नेचर के हैं उस सारे मामले में सिविल कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है। कंडीशन क्या लगा दी गई, एक्शन क्या कर दिया गया इस कर्फ्यू से, इस स्कोप से, जो किसी एक्ट से एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार हो। इसको भी हम लोग आगे देखेंगे कि एक्सप्रेस बार कौन सा है और इम्प्लाइड बार कौन सा है, और उसके लिए भी ऑनरेबल कोर्ट्स ने क्या क्या टेस्ट वो बताए हैं डिटर्मिनेशन के लिए कि इसको कैसे हम देखेंगे कि कोई सूट जो है वो भले वो सिविल नेचर का हो लेकिन उसको यदि सिविल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर किया गया है तो उसके टेस्ट क्या है, कैसे वो कोर्ट निर्धारित करेगी, कैसे कोर्ट इस चीज की जांच करेगी। सिविल नेचर के सूट को एक्सप्लेन किया गया इसी सेक्शन 9 में, एक्सप्लेनेशन 1 में और एक्सप्लेनेशन 2 में। जो एक्सप्लेनेशन 1 में बात बताई गई, अ सूट इन विच अ राइट टू प्रॉपर्टी और एन ऑफिस इज कॉन्टेस्टेड। राइट टू प्रॉपर्टी की बात आ गई इसमें, और जिसमें एक राइट टू ऑफिस है उसके बारे में यदि किसी सूट में कॉन्टेस्ट हुआ हो तो ये माना जाएगा कि वो सूट का नेचर सिविल नेचर का है। यानी जिस भी मामले में राइट टू प्रॉपर्टी का मैटर इन्वॉल्व हो। अब राइट टू प्रॉपर्टी वाली जब बात आ गई तो प्रॉपर्टी के जितने भी ब्रॉड सेंस हैं, जितने भी तरह की प्रॉपर्टी हो सकते हैं वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, चाहे वो प्रॉपर्टी मूवेबल हो या इमूवेबल हो या टेंजिबल हो या एब्स्ट्रैक्ट हो, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। जैसे किसी लैंड के बारे में कोई राइट है, उसको उस लैंड के उपयोग उपभोग का हुआ, उस लैंड के ओनरशिप का हुआ, किसी मकान के ओनरशिप का हुआ, या जैसे कॉपीराइट हुआ, कॉपीराइट का भी जो राइट है वो भी एक सिविल नेचर का राइट हुआ, या इजमेंट्री राइट हुआ वो भी एक सिविल नेचर का राइट हुआ। तो वो सारे राइट्स जो कि किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी फिर एक्सप्लेन करना या क्लियर करना आवश्यक होगा कि प्रॉपर्टी में वो सारी चीजें शामिल हैं जो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, जिसको प्रॉपर्टी को एक लाइन में यदि डिफाइन किया जाए तो ये बंच ऑफ राइट्स है। प्रॉपर्टी का मतलब एक बंच ऑफ राइट्स है जिसमें ढेर सारे राइट्स होते हैं जो किसी प्रॉपर्टी से अटैच होते हैं। तो उन सारे राइट्स के मामले में जो भी यदि कोई सूट फाइल किया जाता है, यदि कोई सूट आता है तो वो सूट सिविल नेचर का माना जाएगा। दूसरी चीज जो इसमें एक्सप्लेन की गई कि राइट टू ऑफिस, राइट टू ऑफिस का मतलब सिर्फ एक ऑफिस नहीं हुआ, एक पद नहीं हुआ, बल्कि एक स्टेटस हुआ। एक वो स्टेटस हुआ जिसको लॉ मान्यता देती है, जो एक स्टेटस जिसको कि लॉ एस्टेब्लिश करती है या लॉ रिकॉग्नाइज करती है। तो न सिर्फ वो स्टेटस या न सिर्फ वो पद, न सिर्फ वो ऑफिस, बल्कि उससे रिलेटेड सारे जो राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, वो सारी चीजें सिविल नेचर के सूट में आ जाएंगी। ये भी इसमें चीज क्लियर की गई है कि भले ही उस पद के साथ या उस ऑफिस के साथ कोई फीस अटैच ना हो, भले ही उस पद के साथ जो या ऑफिस के साथ जो राइट है उसको डिसाइड करने के लिए किसी रिलीजियस राइट के बारे में यदि कोई क्वेश्चन राइज होता है उसको डिसाइड करना आवश्यक हो। और तीसरी चीज जो बता दी गई कि भले ही वो जो पोस्ट है वो किसी पर्टिकुलर प्लेस से रिलेटेड हो या ना हो, यानी कि जो ऑफिस, जो राइट टू ऑफिस है, इसको काफी ब्रॉड इसमें बताया गया और इसमें इसको किसी एक पर्टिकुलर प्लेस तक नहीं सीमित किया गया है। इसके साथ ये बाध्यता नहीं रखी गई है कि उस पोस्ट के साथ या उस ऑफिस के साथ कोई फीस अटैच हो।
तो जितने भी राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर हुए या राइट टू ऑफिस से रिलेटेड मैटर हुए, ये सारे मैटर जो हैं वो सिविल नेचर के सूट के बनाए जाएंगे। अब आगे ये देखें क्या क्या सिविल नेचर के सूट होने के कारण ही सिविल कोड को जुरिसडिक्शन मिल जाता है। दूसरी बात कि सिविल कोड की बात की जा रही है यहाँ पे, तो सिविल कोड में आखिर वो कौन कौन से कोड हैं, उन कोड्स का एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, किस एक्ट से हुआ, वो कौन सी कोड है जो सेक्शन 9 के परव्यू में आएगी और सेक्शन 9 के परव्यू के हिसाब से वो उस सारे मैटर में, उस सारे सिविल नेचर के सूट के बारे में कॉग्निजेंस लेने में सक्षम है। तो यहाँ पे जुरिसडिक्शन का पॉइंट जो पहले इन्वॉल्व था, जुरिसडिक्शन को जैसे डिफाइन किया गया कि जुरिसडिक्शन में कौन कौन सी चीजें आएंगी। दूसरी बात इसमें आई कि वो प्रॉपर्टी वाली बात की है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज में राइट टू प्रॉपर्टी जिस मामले में इन्वॉल्व है। और जो तीसरी बात इसमें की आई वो राइट टू ऑफिस की बात आई। अब ये चौथी जो पॉइंट इसमें इन्वॉल्व आ रहा है, हो रहा है, जो बात आ रही है इसमें, जिसमें हमको आपको गौर करना है या एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट आपको इसमें गौर करना है वो कौन सी कोर्ट है, वो ये देखना है कि आखिर वो कौन सी कोर्ट है जिसको सेक्शन 9 के तहत सिविल कोड के रूप में मान्यता दी गई है या स्वीकार किया गया है। एक एक्ट आया बंगाल आगरा आसाम सिविल कोड्स एक्ट 1887 का। उससे जितनी भी हमारे सिविल कोड्स में जो हम लोग अपने कोर्ट प्रीमाइसेस में कोड्स देखते हैं सिविल कोड्स, वो सारे कोड्स का एस्टेब्लिशमेंट इसी एक्ट से हुआ। इसमें जो बातें बताई गई वो क्लासेस ऑफ कोड्स को बताया गया कि इसमें कौन कौन सी कोड्स हैं जिनको सिविल कोड के रूप में माना गया और वो सिविल कोड को जो भी पावर दिए गए, जो भी जुरिसडिक्शन दिया गया उसको एक्सरसाइज करने के लिए उनको सक्षम माना गया है। इसमें जो बताया गया वो कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट कोर्ट है। फिर सेकंड में जो कोर्ट ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल जज, फिर कोर्ट ऑफ सिविल जज और कोर्ट ऑफ मुंसिफ। कोर्ट ऑफ मुंसिफ और कोर्ट ऑफ सिविल जज को इस समय कोर्ट ऑफ जूनियर डिवीजन और सिविल जज जूनियर डिवीजन और सिविल जज सीनियर डिवीजन के रूप में जाना जा रहा है। अब जो अभी एक्ट बताया गया उसके हिसाब से ये सारे जो कोर्ट्स हैं उनको सेक्शन 9 के परव्यू में वो कोर्ट माना जाएगा जो कि सिविल कोर्ट को जो जुरिसडिक्शन दिए गए हैं सिविल नेचर के सूट को डिसाइड करने के लिए, उस जुरिसडिक्शन को वो एक्सरसाइज करें, उस अथॉरिटी को वो एक्सरसाइज करें। जब बात जुरिसडिक्शन की आती है तो आपने अभी जैसे कि अभी आप लोगों की ट्रेनिंग भी चल रही होगी कोर्ट में, कई सीनियर ऑफिसर्स के साथ आप लोग बैठते भी होंगे और ये भी देखते होंगे कि बैठने के साथ ही जो है वहाँ पे तमाम फाइलें भी लगी रहती हैं जिनका डिस्पोजल उस डे टू डे उन प्रिजाइडिंग ऑफिसर को करना होता है। उनमें से कुछ प्रिजाइडिंग ऑफिसर या जो भी आपके ऑफिसर हैं जिनके साथ आप ट्रेनिंग ले रहे हैं वो कुछ फाइल आपकी तरफ भी बढ़ा देते हैं कि भाई आप इसमें देखिए कि ये आखिर किस एप्लीकेशन का डिस्पोजल होना है या कौन सा सूट है जिसके बारे में आज कार्रवाई होनी है या इसमें यदि एविडेंस भी रिकॉर्ड होना है तो आखिर वो कौन सा सूट है। सिविल के केसेस में ये देखने की जरूरत है। तो यहाँ पे ये गौर करने वाली बात है कि क्या जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं जिनके सामने कोई फाइल रखी हुई है क्या वो उसको यूं ही देख ले रहे हैं या कोई उनकी अथॉरिटी है भी। जैसा कि आप जानते होंगे कि कोई सूट जो है वो इंस्टीट्यूट होता है बाय प्रेजेंटिंग ऑफ क्लेम इन द ऑफिस ऑफ द कोर्ट। क्लेम के प्रेजेंटेशन से कोई एक सूट इंस्टीट्यूट हो गया। सूट जब भी इंस्टीट्यूट होता है उसके बाद से फिर मुंसलिम की जिम्मेदारी शुरू हो जाती है और एक रिपोर्ट उस ऑफिस के उस कोर्ट के जो मुंसलिम हैं उनके द्वारा लगाई जाती है। ऑर्डर 7 जब आप देखेंगे तो उसमें वो सारे ग्राउंड्स वो सारी चीजें मेंशन की गई हैं जिनको प्लेंटिफ को मेंशन करना होगा प्लेंट में, प्लेंट फाइल करने से पहले या जब वो प्लेंट फाइल कर रहा है कोर्ट में या प्लेंट प्रेजेंट कर रहा है कोर्ट में। उसमें प्लेंटिफ के नाम, एड्रेस, डिफेंडेंट के नाम, एड्रेस, कॉज ऑफ एक्शन, कोर्ट फीस, सूट के वैल्यूएशन, ये सारी चीजें जो बताई गई, जो इम्पोर्टेंट जो बात बताई गई। अच्छा, इसके साथ साथ जैसे केस का फैक्ट जो बताना है उसको, कॉज ऑफ एक्शन भी उसमें मेंशन किया करना है। साथ साथ में जो इम्पोर्टेंट जो इसमें बात बताएगी तो उसको सूट का वैल्यूएशन करना है। वो सूट का वैल्यूएशन कैसे करेगा? सूट वैल्यूएशन एक्ट के हिसाब से वो करेगा और उसमें सूट वैल्यूएशन किस आधार पे किया जाएगा? सूट का वैल्यूएशन जो है वो जो भी प्रॉपर्टी उसमें इन्वॉल्व है या
उससे अफेक्टेड हो रही है, इन्वॉल्व या अफेक्टेड बाई जो भी उस सूट को फाइल करने से होगा, उस सूट में जो भी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है उसका वैल्यूएशन किया जाएगा सूट वैल्यूएशन एक्ट के तहत। तो इस तरफ से आप देखते होंगे कि सूट वैल्यूएशन एक्ट के हिसाब से सूट का वैल्यूएशन किया गया, जो भी प्रॉपर्टी उसमें इन्वॉल्व है या प्रॉपर्टी अफेक्टेड है। दूसरी चीज और वो क्या बताता है, कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन कब एराइज हुआ, ये तो एक लिमिटेशन का पॉइंट हो गया जिसको भी देखा जाना होगा, कुछ लिमिटेड मामले में यहाँ पे प्रासंगिक होगा वो, लेकिन जो कॉज ऑफ एक्शन किस क्षेत्र में एराइज हुआ वो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट के बारे में ये चीज क्लियर की गई, और इसी से टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट है वो क्लियर होता है। वो जब भी आप प्लेंट देखते होंगे उसमें ये चीज वो मेंशन, जो भी प्लेंटिफ है वो ये मेंशन करता है कि कॉज ऑफ एक्शन इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में दिनांक फलां को तब उत्पन्न हुआ जबकि प्रतिवादी द्वारा उसके कब्जाध्यासन में हस्तक्षेप किया गया। तो इस तरह से वो एक डेट भी मेंशन करता है कॉज ऑफ एक्शन एराइज होने का, और साथ साथ वो क्षेत्र भी या वो एरिया भी या वो टेरिटरी भी मेंशन करता है जिसमें कि वो कॉज ऑफ एक्शन एराइज हुआ। और तीसरी चीज जो है वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट हुआ। जैसा कि सेक्शन 9 में अभी हम लोगों ने देखा कि सिविल नेचर का सूट है, तो उसके बारे में कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन है कि उसका कॉग्निजेंस ले और उसमें अपने अथॉरिटी का यूज करे उस मैटर में जो भी मामले, जो भी मैटर इन इश्यू एराइज होता है उसको एडजुडिकेट करने के लिए। इस आधार पे हम देखते हैं तो जो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट है उसको 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है, एक तो टेरिटोरियल, दूसरे पेक्यूनियरी और तीसरा सब्जेक्ट मैटर। पेक्यूनियरी मैटर, पेक्यूनियरी जो ज्यूरिसडिक्शन है, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, जैसे सेक्शन 15 और ऑनवर्ड्स बताया गया है सीपीसी में। पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन के बारे में अभी चर्चा की गई कि जो सूट वैल्यूएशन है वो फॉर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट किया जाता है और उसी से कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन भी तय होगा। पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन जो है वो सेक्शन 15 सीपीसी के हिसाब से भी रिलेवेंट होगा। सिविल जज जूनियर डिवीजन और सिविल जज सीनियर डिवीजन की जो कोर्टें हैं उनमें भी आपने अनुभव किया होगा कि दोनों के जो ज्यूरिसडिक्शन है, पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन, वो अलग अलग हैं। इस चीज़ को भी हम लोग सेक्शन 15 जब डिस्कस करेंगे तो उसमें चर्चा करते हैं अभी। और एक सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट हुआ जिसके बारे में सेक्शन 9 में जब चर्चा की गई तो ये देखा गया उसमें कि जो भी सिविल नेचर के सूट हैं वो कोर्ट का उस पर कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन होगा। ये देखा जाना आवश्यक होगा कि कोर्ट के सामने जो फाइल आ रही है या जो एक प्लेंट प्रेजेंट किया जा रहा है उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, क्या वो ऐसा मैटर है जिसपे सिविल कोर्ट अपने ज्यूरिसडिक्शन को एक्सरसाइज कर सके, क्या वो ऐसा मैटर है जिससे जो डिस्प्यूट एराइज हो रहा है वो सिविल नेचर का शो हो रहा है उस प्लेंट को पढ़ने से, और तभी जाके फिर आगे इसमें प्रोसीड किया जाएगा। तो जो इनिशियल जो चीजें हैं जो प्लेंट में बताए जाने की मंशा है या लिखे जाने की अपेक्षा है ऑर्डर 7 के द्वारा जो अपेक्षा की गई प्लेंटिव से कि वो इन चीज़ों को अपने प्लेंट में मेंशन करेगा, पर्पस उसका यही है कि उसी के आधार पे मुंसलिम उस कोर्ट के टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, उस कोर्ट के पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन और उस कोर्ट के लिमिटेशन के बारे में अपनी एक रिपोर्ट लगाता है। उस सूट को फाइल किए जाने के बारे में जो लिमिटेशन है उसके बारे में भी रिपोर्ट लगाता है। तो इनिशियल उसकी इंक्वायरी जो है वो जो जांच है वो मुंसलिम के लेवल पे हो जाती है। मंशा उसको अभी और आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर ज्यूरिसडिक्शन के बारे में यदि कोई आक्षेप हो, कोई ऑब्जेक्शन हो तो उसको किस स्टेज पे उठाया जा सकता है और कोर्ट कब उस पर विचार कर सकती है। क्या उस ज्यूरिसडिक्शन के मैटर पे विचार करने के लिए डिफेंडेंट के किसी एप्लीकेशन की जरूरत है या डिफेंडेंट के अपीयरेंस की जरूरत है, या कोर्ट सिर्फ क्लेम के आधार पर ही उस ज्यूरिसडिक्शन के क्वेश्चन पर अपना फैसला दे सकती है या उस ज्यूरिसडिक्शन के क्वेश्चन को डिसाइड कर सकती है। फिलहाल इस स्तर पे अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। सीपीसी में और क्या व्यवस्था दी गई, क्या क्या प्रोविजन दिए गए ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। जैसा कि बताया गया सेक्शन 9 जो है वो एक जनरल प्रोविजन बताता है कि सिविल नेचर के सूट, यदि सिविल नेचर का सूट है तो सिविल कोर्ट को उस पर ज्यूरिसडिक्शन होगा उस मैटर को एडजुडिकेट करने का। तो फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन उठता है कि क्या सिविल नेचर के सारे सूट के बारे में
किसी भी कोर्ट को राइट होगा कि वो उस मैटर को एडजुडिकेट कर दे। कोई मैटर लखनऊ का है तो क्या गोरखपुर के कोर्ट को ये राइट होगा कि उस पर अपना फैसला दे दे, या कोई गोरखपुर में यदि कोई कॉज ऑफ एक्शन एराइज हो रहा है तो क्या उसके बारे में कोई सूट इलाहाबाद में फाइल किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें जो है सेक्शन 15 में और ऑनवर्ड्स बताए गए हैं। इन चीज़ों को आपने पहले भी पढ़ा होगा। संक्षेप में इसके बारे में हम लोग इस स्तर पर चर्चा करते हैं। तो अभी तक जो हम लोगों ने देखा वो सेक्शन 15 जो है लोवेस्ट ग्रेड के कॉम्पिटेंट कोर्ट की बात बता रहा की चर्चा हुई। उसमें सेक्शन 16 में जो है जहाँ सब्जेक्ट मैटर है सिचुएट कर रहा है, वहाँ उस कोर्ट को का टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है, वहाँ पर उस कोर्ट में वो कोई भी सूट उस सब्जेक्ट मैटर के बारे में फाइल किया जा सकता है। सेक्शन 17 जो है वो जहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में कोई सूट फाइल किया जा रहा है और वो प्रॉपर्टी ऐसी है जो कई कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में लाई कर रही है, अवस्थित है, वहाँ पे उस कोर्ट को उन सभी में से किसी भी कोर्ट को ये पावर है कि उस प्रॉपर्टी के बारे में यदि कोई सूट फाइल किया जाता है तो वो उसको इंटरटेन करे, उस पर कॉग्निजेंस ले। सेक्शन 18 ये चीज़ क्लियर इसमें किया जा रहा है सेक्शन 18 में कि यहाँ पे कि कोर्ट के जुरिसडिक्शन का लोकल लिमिट जो है वो क्लियर नहीं है, उसके बारे में कोई एम्बिग्विटी है। कई बार ये स्थिति आती है कि कोई एरिया का जुरिसडिक्शन किस कोर्ट में पड़ेगा, कोई एरिया जो है किस कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में पड़ेगा, ये बात कई बार आती है। तो इस तरह के मामले को डील करने के लिए सेक्शन 18 में व्यवस्था दी गई कि जहाँ पे भी ये एम्बिग्विटी आ रही है कि कोर्ट के लोकल लिमिट के बारे में यदि कोई डिस्प्यूट है या कोई एम्बिग्विटी है, वहाँ पे दोनों में से कोई भी कोर्ट जो है उस मैटर पे कॉग्निजेंस ले सकती है। उस मैटर के बारे में यदि कोई सूट लाया जा रहा है, फाइल किया जा रहा है, उस पर विचार वो कोर्ट कर सकती है, उसको एडजुडिकेट कर सकती है। और आगे सेक्शन 19 जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात बताएगी, जहाँ पे रॉन्ग किया जा रहा है उस मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में, या जहाँ पे डिफेंडेंट रिजाइड कर रहा है। सेक्शन 20 वो कॉज ऑफ एक्शन के बारे में बता रहा है, जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन एराइज हुआ या डिफेंडेंट रिजाइड कर रहा है। अब ये तो बात हो गई कि यार कि वो सूट कहाँ पे फाइल किया जाएगा। कोई भी एक मैटर आता है, यदि प्लेंटिफ को कोई सूट फाइल करनी है तो वो सूट कहाँ फाइल की जाएगी, ये सेक्शन 15 से 20 तक की जो व्यवस्था है वो इसमें बता दी गई। लेकिन सूट फाइल करने के लिए आवश्यक क्या है, जो मूलभूत चीज है वो क्या है। कोई भी प्लेंटिफ सूट कब फाइल कर सकता है, तो जहां पे भी राइट है वहां पे राइट टू सू है। जो बेसिक जो लॉ है वो ये देखा जाना होता है कि जो राइट टू सू है क्या उसके लिए किसी एक्ट की जरूरत है, यानी कि यदि कोई राइट दिया जा रहा है, कोई एक राइट क्रिएट किया जा रहा है या कोई राइट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, उसके लिए किसी राइट टू सू के लिए कोई देने के लिए या प्रोवाइड करने के लिए किसी एक्ट की जरूरत है या किसी एक्ट में कोई अलग से प्रोविजन करने की जरूरत है, ऐसा मत नहीं है। यानी जहाँ पे भी वो राइट दिया गया वहाँ पे वो राइट टू सू है। और राइट टू सू और जो एक अपील है राइट टू अपील, दोनों में बेसिक डिफरेंस भी यही होता है कि राइट टू सू के लिए किसी इनेक्टमेंट की जरूरत नहीं है, किसी ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है। राइट टू सू तभी मिल जाता है जबकि एक राइट आपको दिया जा रहा है, किसी पब्लिक को दिया जा रहा है, जबकि राइट टू अपील के लिए एक अलग से व्यवस्था करना आवश्यक है। ये बात जो है बताई गई गंगाबाई वर्सेस विजय कुमार AIR 1974 सुप्रीम कोर्ट 1126 में। A suit for its maintainability requires no authority of law. It's enough no statutes bar the suit. In this regard, there is a patent distinction between a right to sue and right to appeal, for whose maintainability authority of law is sine qua non. Right to sue और right to appeal के बारे में अंतर करते हुए ये भी बताया गया कि किसी सूट को, जो बेसिक लॉ इसमें बताया गया जिसको आगे भी फॉलो किया गया है कई मामले में, कि किसी सूट को फाइल करने के लिए किसी इनैक्टमेंट या ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है। जहाँ पे भी वो राइट दे दिया गया वहाँ पे उस राइट टू सू है, और जहाँ राइट टू सू है वहाँ पे राइट टू फाइल द सूट है फॉर प्रिजर्वेशन या फॉर यदि कोई इंफ्रिंजमेंट है उसको दूर करने के लिए भी वो सूट फाइल करने का वहाँ पे राइट है।
तो राइट टू सू जो है इस सेक्शन 9 के संदर्भ में जो है एब्स्ट्रैक्ट में नहीं है। ये भी देखा जाना होगा कि वो राइट टू सू आखिर किस राइट के बारे में है। जो भी यदि किसी एक्ट से कोई राइट दिया जा रहा है, कोई लायबिलिटी, कोई राइट क्रिएट की जा रही है, कोई लायबिलिटी क्रिएट की जा रही है, दी जा रही है, तो उस राइट का नेचर क्या है, उस लायबिलिटी का नेचर क्या है। क्या जो राइट दी जा रही है वो सिविल नेचर का है, जैसा कि सेक्शन 9 में ये चीज क्लियर की जाए कि राइट टू के साथ साथ हमको वो राइट भी देखना होगा जो राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू ऑफिस के बारे में जो सेक्शन 9 में बताएगी। तो यहाँ पे सिविल कोड का जो जुरिसडिक्शन इस राइट टू के संदर्भ में भी देखे जाने के साथ साथ इस राइट को उस राइट के साथ जोड़ा जाना जरूरी है जो कि सेक्शन 9 में मेंशन किया गया है। यानी कि राइट टू सू आपका किसी प्लेंटिफ का उसी मामले में इन्फोर्सेबल है जो कि सेक्शन 9 में दिया गया है। यानी कि यदि राइट टू सू प्रॉपर्टी के बारे में है या राइट टू सू किसी पोस्ट के बारे में, किसी ऑफिस के बारे में है, तभी यहाँ पे सिविल कोड का जुरिसडिक्शन होगा। तो सिर्फ राइट टू सू के आधार पर ही ऐसा कोई राइट नहीं मिल जाता प्लेंटिफ को वो सिविल कोर्ट में कोई सूट फाइल कर दे। यहाँ पे सिविल कोड का भी जुरिसडिक्शन देखा जाना आवश्यक होगा कि आखिर उस कोर्ट का जुरिसडिक्शन उस राइट के बारे में है या नहीं। क्या वो ऐसा राइट है जिसके बारे में सिविल कोर्ट अपना जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर सकती है, एडजुडिकेट कर सकती है। तभी जो है उस मैटर पे फाइल किए गए किसी पेंट को या किसी एप्लीकेशन को एंटरटेन करने का राइट सिविल कोर्ट का होगा। यानी कि प्लेंटिफ का राइट और कोर्ट का राइट दोनों के बीच में एक समायोजन होना जरूरी है, एक आपस में तालमेल होना जरूरी है। राइट प्लेंटिफ वही सूट फाइल कर सकता है जिसको इंटरटेन करने के लिए कोर्ट जो है सेक्शन 9 के अधीन सक्षम है। यानी कि जब भी हम राइट टू सू वाली यदि कोई बात आती है या कोई प्ली लेके आता है तो ये देख लेना जरूरी होगा कि क्या कोर्ट जिसके सामने वो मामला लाता है उसको वो मैटर एडजुडिकेट करने का पावर है जो कि सेक्शन 9 सीपीसी में बताया गया। और यदि कोई प्लेंटिफ या यदि कोई पार्टी या डिफेंडेंट जो है इस प्रिजम्पशन के खिलाफ कोई प्ली ले रहा है कि जो मैटर सिविल कोर्ट के सामने है उस मैटर पे सिविल कोर्ट का जुरिसडिक्शन नहीं है, तो वहां पे इस बात को साबित करने का भार उस पर्सन पे होगा, उस व्यक्ति पे होगा जो कि ये प्ली लेके आ रहा है। जनरल एक प्रिजम्पशन है, कोर्ट को भी ये मान के चलना चाहिए, जैसा कि ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि सारे मैटर जो उसके सामने आ रहे हैं यदि वो सिविल नेचर का है तो उसमें उसका जुरिसडिक्शन है। लेकिन सिर्फ मान लेने से नहीं बल्कि और आगे भी जैसे इसमें चर्चा की जाएगी कि कोर्ट को ये खुद ही तय करना है कि आखिर उसका जुरिसडिक्शन क्या है। तो ठीक है कि सेक्शन 9 में जो व्यवस्था दी गई या जो ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा जो व्यवस्था दी गई उसके हिसाब से एक जनरल प्रिजम्पशन है कि कोर्ट को सिविल नेचर के सारे सूट के बारे में कॉग्निजेंस का पावर है, सारे उस पर सिविल कोर्ट का जुरिसडिक्शन है। लेकिन ये भी ध्यान में रखना होगा कि क्या वो जुरिसडिक्शन किसी एक्ट से बाहर तो नहीं किया गया डायरेक्टली या इम्प्लाइडली। शंकर नारायण पॉटी के मामले में, शंकर नारायण पॉटी वर्सेस के श्रीदेवी 1998 का मामला है, 1998 फी SCC 751। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जनरल प्रिजम्पशन है इस जुरिसडिक्शन के बारे में, कोर्ट के जुरिसडिक्शन के बारे में, उस चीज के बारे में कहा कि इन ऑल टाइप्स ऑफ सिविल डिस्प्यूट्स सिविल कोर्ट्स हैव इनहेरेंट जुरिसडिक्शन एज पर सेक्शन 9 ऑफ द CPC unless a part of that jurisdiction is carved out from such jurisdiction expressly or by necessary implication by any statutory provision and conferred on any other tribunal or authority। ये भी ध्यान रखना होगा कि जो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि सिर्फ बार कर देना सिविल कोर्ट के जुरिसडिक्शन को पर्याप्त नहीं है। ये भी देखा जाना होगा कि क्या वो जिस जुरिसडिक्शन को सिविल कोर्ट से बाहर किया गया है या जिस मैटर पे कॉग्निजेंस लेने से या एडजुडिकेट करने से सिविल कोर्ट को रोका गया है, क्या सिर्फ उससे पे सिंपल एक बार क्रिएट कर दिया गया या सिविल कोर्ट के जुरिसडिक्शन से वो चीज हटा ली गई, कार्ड आउट कर ली गई। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये भी देखा जाना होगा कि क्या वो सिविल कोर्ट से वो जुरिसडिक्शन हटा के किसी ट्रिब्यूनल को दी गई अथवा नहीं दी गई। तो यहाँ पे यदि दी गई तो उसके लिए उस एक्ट में क्या एक्सप्रेस प्रोविजन है या क्या इम्प्लाइड प्रोविजन है। अब आगे इस चीज पे हम लोग भी चर्चा करेंगे इस पे कि जो
यदि सिविल कोड का जुरिसडिक्शन बार किया जाता है, जो जनरल प्रिजम्पशन है उसके खिलाफ जो जनरल प्रिजम्पशन है, जैसा कि आप लोगों ने देखा पहले भी जो चर्चा हुई कि जो जनरल प्रिजम्पशन है वो कोर्ट के जुरिसडिक्शन के बारे में है। यदि कोर्ट के जुरिसडिक्शन को कार्ड आउट किया जाता है या कम किया जाता है या हटाया जाता है तो आखिर इसका टेस्ट क्या होगा? कैसे हम जानेंगे कि वास्तव में किसी एक्ट के माध्यम से या किसी स्टैट्यूट के माध्यम से सिविल कोड का जुरिसडिक्शन हटाया गया है और वास्तव में वो हटाए जाने की मंशा है या नहीं है, या मंशा है तो क्यों है, ये चीज आगे हम लोग चर्चा करते हैं। इस चीज के लिए एक टेस्ट बताया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये जांचे जाने के लिए कि यदि किसी एक्ट के द्वारा सिविल कोड का जुरिसडिक्शन कार्व आउट किया गया, हटाया गया या उसको निकाला गया किसी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, यदि सिविल कोड का जुरिसडिक्शन हटाया जा रहा है और ये ट्रांसफर कर दिया जा रहा है एक ट्रिब्यूनल को या किसी दूसरे अथॉरिटी को, तो आखिर इसका टेस्ट क्या होगा कि क्या वास्तव में एक्ट की मंशा सिविल कोड का जुरिसडिक्शन बार करना है उस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर या कुछ और ही है। इसके बारे में दो टेस्ट बताया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। वो ये बताया गया कि ये एपी वर्सेस मंजेटी लक्ष्मीकांत राव, एपी वर्सेस मंजेटी लक्ष्मीकांत राव AIR 2000 सुप्रीम कोर्ट 2220। इसमें ये बात बताई गई कि फर्स्ट इट इज टू बी डिटरमाइंड द लेजिस्लेटिव इंटेंट। पहले ये देखा जाना है कि आखिर इसमें लेजिस्लेशन की मंशा क्या है, क्या वास्तव में लेजिस्लेशन की ये मंशा है कि सिविल कोड के जुरिसडिक्शन को बार किया जाए उस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर जिस पर सामान्यतः सिविल कोड अपना जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर सकती थी। क्या लेजिस्लेशन की ये वास्तव में मंशा थी कि वो सिविल कोड के जुरिसडिक्शन को बार करे, यानी कि उस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर सिविल कोड को अपना जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज करने से रोके जिस पर सामान्यतः सिविल कोड अपना जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज करती है सेक्शन 9 CPC के प्रावधान के हिसाब से, या कुछ और ही है। तो यहाँ पे जो ऑनरेबल कोर्ट ने बताया वो ये बताया कि सबसे पहले लेजिस्लेशन की मंशा देखा जाना आवश्यक है। लेजिस्लेशन ने अपनी मंशा एक्सप्रेस रूप से या विद नेसेसरी इम्प्लीकेशन क्या बताया है, उसकी मंशा क्या है और ये मंशा कैसे क्लियर होगी। ये जो भी एक्ट है या जो भी स्टैट्यूट है जिसके द्वारा सिविल कोड के जुरिसडिक्शन को बार किया गया या कम किया गया या कार्व आउट किया गया, वो जिस भी उसमें से उस एक्ट में क्या प्रावधान किए गए, उस एक्ट की स्कीम क्या है और क्या क्या इसमें बताया गया, जिससे कि ये शो हो कि वास्तव में उस एक्ट जो बनाया गया या जो स्टैट्यूट बनाया गया उसकी मंशा ये थी कि सिविल कोड का जुरिसडिक्शन इस पर्टिकुलर मैटर में बार कर दिया गया। तो पहले तो ये चीज तय करनी है लेजिस्लेशन की मंशा, लेजिस्लेशन का जो इंटेंट है और वो इंटेंट तय होगा, वो उस इंटेंट को देखने के लिए उस एक्ट की स्कीम भी देखी जानी होगी और उस एक्ट की जो स्कीम है जो कि उसमें जो एक्सप्रेसली मेंशन किया गया, क्या ये चीज एक्सप्रेसली मेंशन किया गया या उसमें इम्प्लाइडली मेंशन किया गया। यदि इम्प्लाइडली मेंशन किया गया तो क्या वो इतने स्पष्ट रूप से उसमें बताया गया कि जिससे ये निष्कर्ष सामने आता हो कि इस मामले में सिविल कोड का जुरिसडिक्शन स्पष्ट रूप से बार किया जा रहा है। यदि ये चीज आ रही है तो फिर यदि ये चीज पॉजिटिव में इसका आंसर आ रहा है तो जो दूसरी चीज आ रही है इसमें सामने निकल के, जो दूसरा टेस्ट इसमें बताया गया ऑनरेबल कोर्ट ने, वो ये बताया गया कि जिस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर सिविल कोड का जुरिसडिक्शन हटा दिया गया या खत्म कर दिया गया और उस पर किसी ट्रिब्यूनल का जुरिसडिक्शन या किसी दूसरी अथॉरिटी का जुरिसडिक्शन दे दिया गया कि वो ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी उस सब्जेक्ट मैटर के बारे में एडजुडिकेशन करे या अपना एक फॉर्मल डिसीजन दे, क्या वो ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी उस मामले में एक पर्याप्त रेमेडी दे पा रही है, ये व्यवस्था उसमें की गई है। ये व्यवस्था क्या उसमें की गई है कि जो भी रेमेडी है, जो भी ट्रिब्यूनल है या जो भी अथॉरिटी है वो रेमेडी दे पाने में सक्षम है, जो कि नॉर्मल कोर्स में सिविल कोड तब देती जबकि ये जुरिसडिक्शन उससे बार ना किया गया होता या सब्जेक्ट मैटर उसके सामने होता। यानी कि दूसरे शब्द में ये बताया जाए, ये कहा जाए तो क्या इस मामले में जो भी ट्रिब्यूनल है या जो भी अथॉरिटी है
वो उतना पर्याप्त रेमेडी दे पा रहा है जो सिविल कोड देता, या रेमेडी देने के मामले में उसकी क्षमता क्या सिविल कोड के बराबर है। सिर्फ रेमेडी ही देना नहीं, यानी कि कोई आदेश पारित करना ही नहीं, कोई एडजुडिकेट करना ही पर्याप्त इस मामले में नहीं होगा, बल्कि उसको इन्फोर्स कराने का भी पावर इसमें है या नहीं उस ट्रिब्यूनल में। तो जो दूसरा टेस्ट में इसमें बताया गया, उस ट्रिब्यूनल के पावर और सिविल कोड के पावर के संदर्भ में बताया गया। तो पहली चीज वो लेजिस्लेटिव के मंशा के हिसाब से टेस्ट बताया गया कि लेजिस्लेटिव की मंशा क्या हो, जो कि उस एक्ट के या उस स्टैट्यूट के स्कीम से स्पष्ट होगा। और दूसरी चीज ये बताएगी कि क्या यदि वास्तव में लेजिस्लेशन की मंशा है कि सिविल कोड का जुरिसडिक्शन इस पर्टिकुलर मामले में बार किया जाए, तो ये दूसरी बात ये देखी जानी इसमें आवश्यक होगी कि जो भी ट्रिब्यूनल बनाया गया या जो भी अथॉरिटी है उसको वो रेमेडी दे पाने में सक्षम है या वो रेमेडी दे पाने की अथॉरिटी है या नहीं, जो कि सिविल कोड को नॉर्मल कोर्स में होता। ये जो मामला बताया गया सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये जो टेस्ट है इसको आगे भी कई मामले में अपनाया गया है।